बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। ये जो आपको मुस्कुराता चेहरा नज़र आ रहा है, ये खुशगवार मौसम का एहसास है, क्योंकि बाहर से जब मैं पूरे रास्ते आ भी रही थी और मैं सोचती आ रही थी कि कहीं शायद शहर में किसी हिस्से में बारिश हो रही हो, क्योंकि मानसून में मौसम जब बहुत खुशगवार आपको फील हो रहा होता है तो ऐसा होता है कि किसी दूसरे इलाके में बारिश हो रही होती है। बट अगर ये भी होता है कि कहीं किसी इलाके में बारिश हो रही है तो आपको हब्स भी फील हो रहा था। खैर आज सुबह मौसम खुशगवार था, तो ऐसा है कि आज पूरा दिन बारिश हो सकती है, ये रोशन इम्कानात हैं मौसम के मुताबिक। ऑल्दो ट्रैफिक शहर में बहुत ज़्यादा है, तो एहतियात के साथ अगर बारिश के टाइम पे आप निकल रहे हैं घरों से तो आपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से जो है वो ड्राइव करनी है। बट गाड़ी कैसे चलाई जाती है? गाड़ी तो पेट्रोल के बगैर चलती रही है, बट पेट्रोल महंगा हो गया है। आम आदमी की पहुंच से चीज़ें जो है वो बाहर होती चली जा रही हैं। बट मैं भी कुछ दिन पहले देख रही थी कि अगर हम कंपैरिजन करें, सब्जियां भी हमें सस्ती मिल रही हैं, नान रोटी भी सस्ता मिल रहा है, जो अक्सर लोगों की शिकायत रहती है ना। हम तो जी आपका शहर का चैनल है, शहर के लोगों से हमारी जब भी बातचीत होती रहती है, वो चाहे बाहर जाके हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं आउटडोर, वो चाहे फिर हमारे रिपोर्टर्स जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसमें लोगों के मसाइल बड़े छोटे छोटे हैं। और ये छोटे मसाइल जब ज़्यादा मिल जाते हैं ना तो ये आपके घर का बजट डिस्टर्ब करते हैं। बिजली, पेट्रोल ये बड़ी चीज़ें हैं, बट सब्जियां, फल, रोटी, दूध, ये जो रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल होनी थी, कंट्रोल्ड हैं इनकी कीमतें। बट वो जो बड़ी चीज़ें हैं ना, जैसे अभी हमारे कैमरामैन कह रहे थे कि सुबह वो परेशान हो गए जब उन्होंने पेट्रोल डलवाया, उनको नहीं पता था पेट्रोल इकट्ठा 8 रुपये बढ़ गया है। एक जानिब से आवाम को रिलीफ मिलता है, तो जो दो बड़ी चीज़ें हैं ना, बिजली और पेट्रोल, वहाँ से आप आवाम को परेशान करना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर महंगाई हम कैसे कहें कि अब नहीं है, वो चीज़ें बैलेंस होकर रह जाती हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। खबरों की तरफ हमने चलने आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ मैं आ रही हूँ। पहली खबर है, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में। बहुत मुबारक हो आमिर रज़ा खान साहब। क्या आपको बहुत मुबारक हो। हाँ, सब अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम को मुबारक हो जी। ईरान इसराइल वार ख़त्म हो गई और उम्मीद है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं जो एकदम से बड़ी थी आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से, वो वापस अपने बैलेंस की तरफ जाएंगी। पूरी दुनिया कम हुई है पेट्रोल पूरी दुनिया में एक सिस्टम जो है ये इसी तरह से चलता है। ईरान इसराइल वार ने बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर दिया था कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद होती है, बंदर अब्बास वाली पोर्ट बंद होती है जहाँ पर हमला भी किया इसराइल ने बेईमाना, तो उसके बाद दुनिया की पेट्रोल लाइन कट जाएगी। और उन दिनों में जब ये पेट्रोल के सौदे हो रहे होंगे, पेट्रोल अप था बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया के वो ममालिक जो पेट्रोल दे भी सकते थे उन्होंने भी रोक लिया था। ईरान का पेट्रोल भी बंद हो गया जो मुख्तलिफ ममालिक को जाता था। इसी तरह से पूरे मिडल ईस्ट का पेट्रोल बंद रहा। आपको भी पता है 15-16 दिन की जंग रही है ना, और इस जंग के बाद ये आम तासर था कि अब पेट्रोल महंगा होगा। यानी ज़हनी तौर पर मुझे बाकियों को नहीं पता कि तैयार थे या नहीं थे, लेकिन इस जंग की जो हम कहते थे कि जो इसका फ्लैशबैक आएगा वो सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर आएगा। अभी कम आया, अभी कम आया। मैं अगर जंग जारी रहती तो ये बहुत ज़्यादा आना था। मुतवक्किल ज़्यादा था, कम आया। यानी आप शुक्र अदा करें कि कम आया। अल्लाह का आम आदमी में शुक्र अदा करना चाहिए। मैं साई साहब से बात कर लूँ, फिर हम आम लोगों के तासुर पे बात कर लेंगे। ना बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इससे आम आदमी की ज़ाहिर है उसकी एक तर्ज ज़िंदगी है, उसने अपना बजट बनाया होता है, वो मुतासर होता है। हाजी साहब तो कह रहे थे कि 8.5 रुपये महंगा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाजी साहब को बिल्कुल नहीं पड़ेगा, चूँकि दफ्तर का कार्ड है, आपके पास भी दफ्तर का कार्ड है पेट्रोल का। लेकिन जो बंदा महल्लेदार दफ्तर दफ्तर की मेहरबानी है, तो आम आदमी की बात करेंगे। अच्छा, वो आम आदमी मैं वही बात कर रहा हूँ, आम हालात की बात करनी चाहिए। आम हालात हम अब घर में जो दूसरी गाड़ियां हैं वो तो अपने पेट्रोल से डलती है, अपनी जेब के पैसों से डलती है ना, वो भी तो मैनेज करने ना। तो अगर घर में दूसरी गाड़ियां उसको फर्क नहीं पड़ता नहीं। साहिब साहब 3-4 गाड़ियां रखी हैं आपने। साहिब साहब गर्मी है ना, एसी चल रहे हैं, बिजली के बिल भी भारी भरकम आ रहे हैं हर घर में। ये हर घर का मसला है। चलिए इसको अब उस तरह से चलें, इसको छोड़ लेते हैं। ठीक है, बिजली के बिल भी देने, महंगा पेट्रोल भी इस्तेमाल करने आवाम ने। आपने हर रोज घर के रूटीन के खर्चे जिसमें जरूरियातें जिंदगी आम घर की भी जो है ना आमिर भाई। अच्छा, इसमें थोड़ा सही है, आप सही कह रही हैं, इसमें थोड़ा तो फिर अब आपने तो आम वजह समझा दी, क्या मेरी समझ में आ गई, पता चल के। थोड़ा सा मैं वो जानबूझ के उस तरफ ले गया। मैंने हाजी साहब को
कह रहे थे कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया। ज़ाहिर है अल्लाह ताला हाजी साहब को और नवाजे। लेकिन बात ये है कि जिन दिनों में जंग चल रही थी, मेरे 2 दोस्त हैं पेट्रोल पंप वाले, वो हम इकट्ठे ही बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि जो सप्लाई है वो बिल्कुल लिमिटेड होती जा रही है। और वो कह रहे थे कि अगर ये जंग थोड़ी लंबी चली तो बिल्कुल ये बंद हो जाएगा, यानी आपको पेट्रोल चाहिए होगा तो मैंने आप फ़ोन इसलिए करेंगे। बात समझ भी ली और अग्री भी कर लिया, बट आज थोड़ा सा ना आम लोगों की तरफ आम लोगों को बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट ने भी तो वही करना है, जो रेट्स आपके मार्केट के चल रहे हैं उनको भी तो मद्देनजर रखना है। आप ये भी तो देखें, पेट्रोल यहाँ पैदा नहीं होता, असल मसला हमारा ये आप है, पानी हमारे देखें यहाँ से ना, निकलता नहीं। आपको अल्लाह ताला ने पानी की नेमत से नवाजा है, तो आप पानी का क्या हाल कर रहे हैं? कोई बंदा बचत कर रहा है पानी की? आप उन लोगों को पूछें जहाँ पानी नहीं मिलता, जो कई कई किलोमीटर चल के पानी के वो छोटी छोटी वो बॉटल्स भर के लेके आते हैं। तो और इसी हुक्म तरह क्या है कि वजू अगर दरिया के किनारे भी कर रहे हैं तो पानी बचा हम कराची के हालात ही देख लें तो शायद हम बहुत कुछ सीख लें हमारे अच्छा सामने। फिर बिजली की भी आप बार बार बात कर रही हैं कि बिजली के बिल हैं, सब हैं। नहीं ना करें, करूं। 35 रुपए टीवी वाले माफ हो गए, ये अच्छा हुआ। और कल अवैस लगारी का बयान भी आ गया कि जो सूबाई टैक्स है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है, 1% लेते थे जी। और मेरा ख्याल है कि ये दोनों अच्छी खबरें थी आवाम के लिए। नहीं, नो डाउट। और 35 रुपए से आम तो सारे 16 पे अरब इसका अच्छा रुपए खासा फर्क सालाना, पड़ेगा। 16 अरब रुपए सालाना की बचत वही होती तो है आवाम को। वही और अगर ये 1% वाला सूबाई टैक्स भी ख़त्म होता है तो ये तकरीबन एवरेज जो है ये लोगों को 120-125 के दरमियान। लेकिन एक चीज़ है, हाजी साहब हारे तो शक्र कर रहे हैं 35 रुपए की माफ़ी हुई है। अगर ये 35 रुपए लगता तो उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा बातें करनी थी। इस पे आपने नहीं कहा होगा कि इसमें कोई आपका वजन साइज कम सब हो। बनता है। देखें मैं यहाँ पे ना आम बंदे की बिल्कुल आप तर्जुमान उसकी तो मुझे तर्जुमानी करनी कर रही चाहिए, हैं। मुझे करनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं उनको भी आमिर भाई अप्रिशिएट अगर करना शुक्र चाहिए। अदा करें तो करना भी चाहिए। चले बड़ी आप, मैं तो कहती हूँ नवाजिश है करम है कि आपने कहीं से अवाम की जान। वार खत्म हो गई। हाँ। सबसे ज्यादा शुक्र तो मैंने इस ये पर सबसे बड़ी बात और है। फिर ये है कि उसमें अल्लाह ताला बट ने अगर आप इसको पेट्रोल महंगा होने आप कह रहे हैं ना कि आपने देखिए बड़ा फर्क अल्हम्दुलिल्लाह पड़ता है। उसने कहा- आपने उस आमिर तरफ भाई, आम आपने लोगों उस की तरफ बात आने सुनिए नहीं दिया, लोगों को पेट्रोल की तरफ रखती हैं। सबसे बड़ा मुश्किल तो ये होनी है कि डीजल ज़्यादा महंगा हुआ है। हाँ, वो ज्यादा और डीजल से हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ और हमारे ये जो ट्रक अड्डे हैं ये चलते हैं सारे। नहीं सिर्फ हम चीज़ है कि आप ये जो दिन चल रहे हैं इन दिनों में जितनी भी आपकी वो हो रही है उसकी मूंजी की काश्त, उसमें लोगों के जो पीटर इंजन चलते हैं उसमें डीजल इस्तेमाल होता है। हाँ, ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर भी चलता है, वो पीटर भी डीजल का चलते महंगा हैं। होना देखें आपने उसको डिस्कस किसान नहीं को- करना चाहा, लेकिन किसान मैंने को आपको बहुत बताया ज्यादा कि डैमेज डीजल महंगा होना ज्यादा मुश्किल काम है। किसान को बहुत डैमेज करता है। पेट्रोल से भी चीज़ें- ज्यादा खतरनाक है। दोनों चीजें आपकी बहुत सारी बड़ी प्रोडक्ट्स पे सारी। वैसे ही फर्क पड़ता है इसका। सर आप जब सब्जी लेने जाते हैं ना तो सबसे पहले आपको ये कहा जाता है पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, क्योंकि बड़ी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है, सब्जियां, दूध, शहर में जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट उसको पानी overall उसके ना ट्रैक्टर के लिए किराए हर जगह बढ़ पे- जाएंगे, ओवरऑल लोगों को फर्क पड़ेगा। चीनी 190 रुपए किलो है, यूटिलिटी स्टोर पर स्टॉक खत्म हो गया है जी। मुहर्रमुल हराम की वजह से रीज़न ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि दूध की सबील, शरबत की सबील ये चीज़ें होती हैं तो फिर लोग बल्क में चीज़ें खरीदते हैं बट मिल नहीं रही हैं। आमिर रज़ा खान। चीनी बस चीनी तो एक अजीब सा सिस्टम है। कभी ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गई है पैदा, इसको बाहर भिजवा दिया जाए, फिर कहा जाता है बहुत कम हो गई, इसको बाहर से मंगवा लिया जाए। अब ये हर गवर्नमेंट के ऊपर, मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात नहीं करता, तमाम गवर्नमेंट से क्या करती हैं हमें समझ नहीं आती है। चीनी कोई ऐसी पेरिशेबल चीज़ नहीं है कि अगर 5 दिन पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। ये कोई फल सब्जी तो है नहीं हम तो कि आलू बुखारा जो अगर 8 दिन लेते रहेगा स्टोर में तो ख़राब हो जाएगा। चीनी तो आप बरस रख सकते हैं, वही कह रहे हैं हम तो ऐसी प्रोडक्ट है। और आपको आपका जो अदारा है, शुमारियाती अदारा, वो आपको बताता है कि आपने इस साल कितनी चीनी जो है कंजप्शन आपकी होनी है। सब पता है, सब गवर्नमेंट को पता होता है। फिर ये बाहर ले जाने की इजाज़त क्यों दी जाती है, फिर मंगवाने की ये हमें समझ नहीं आती है। फिर बाहर से मंगवाने की इजाज़त कैसे ली जाती है, और इसके दरमियान में आने जाने में क्या खर्चा होता है, वो आवाम की जेबों से कैसे निकलता है, ये बड़ा अलमिया है। अब ये चीनी की बंदिश को मुहर्रम से ना जोड़ा जाए, मेरा बिल्कुल अपना ज़ाती ख्याल है। बिल्कुल मैं ये बात ठीक ये तो आप मुहर्रम ख़त्म होएंगे और सफ़र निकलेगा तो उसके बाद आप कहेंगे रबीउल अव्वल की वजह से चीनी महंगी होगी, फिर कहेंगे जी शादियों का सीज़न आ गया जी, अब तो मौसम तब्दील हो जाएगा ना, सितंबर आ जाएगा, हाँ। और आप कहेंगे शादियों का सीज़न आ गया चीनी। ये चीनी माफिया कैसे काम करता है, ये निगरान गवर्नमेंट ने पूरा रैकेट पकड़ के आपको बताया था। हाँ बिल्कुल बताया था। और अकबरी मंडी में बैठकर, जो ये अकबरी मंडी सिर्फ एक इस्तारा है, समझे इसको, चले एक मिसाल समझ लें। पूरे मुल्क में इस तरह की मंडियां हैं, किसी का नाम कुछ मंडी होगा, किसी का नाम कुछ मंडी होगा। यहाँ बैठे
व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो चीनी की प्राइस को अप डाउन कर रहे होते हैं, आपस में खरीदो फरोख्त करे। किसी ज़माने में प्लॉट्स के अंदर ये होता था, प्रॉपर्टी डीलर आपस में खरीदो फरोख्त करके उसकी कीमत को बढ़ाते थे, जो बायर आता था बेचारा वो मारा जाता। जो सोसाइटी बनती थी उसमें पहले ही वो मालक कहते जी ये 100 प्लाट तो हमारा बिक गया है, वो पिछले रह गए, आप उस बंदे से रहो, ये उनके अपने इन्वेस्टर होते थे। और ये चीनी भी इसी का नाम है। अगर ये कहते हैं मुहर्रमुल हराम की वजह से चीनी खत्म, नहीं, तो फिर मैदा क्यों नहीं खत्म हुआ? बिल्कुल ऐसे। फिर आटा क्यों नहीं खत्म हुआ? चावल क्यों नहीं महंगे हुए? न्याज लोग करते हैं, लेकिन सारी न्याज शक्कर की तो होती दूध की सबीलें लगती हैं, दूध क्यों नहीं महंगा हुआ? सिर्फ चीनी पे ही असर है। ये जो 50 रुपए इजाफा हुआ है, फिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह माफिया। मैं तो आपसे कहता हूँ उन्होंने आप कहना शुरू कर दिया गवर्नमेंट से बाहर से मंगवाएं चीनी। चीनी भिजवाने वाले भी यही, मंगवाने वाले भी है। अच्छा, ये मिडल मैन कौन है? गवर्नमेंट के अंदर ही कोई बंदा होगा, फिर उसको पकड़े ना, और छुपा भी नहीं पकड़े। देखिए छुपा बैठा भी नहीं गवर्नमेंट क्या, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट ही इसमें मुलव्वस है। मैं तो ये कहता हूँ कि क्यों इजाजत दी बाहर भिजवाने की, और अब क्यों इजाजत दी जा रही है अंदर लाने की चीनी को। और चीनी की क्या पैदावार, गन्ने की पैदावार, साहिब साहब ने बिल्कुल सही कहा, क्या गन्ने की पैदावार कम हो गई है आपके मुल्क में? क्या आप बहुत ज्यादा चीनी कंज्यूम करने शुरू हो गए हैं मुहर्रम के मामले? नहीं, और फिर ये देखें कि ये सियासी बंदा थोड़ा मिनिस्टर में थोड़ा ये फैसला करना होता है। ये नीचे से ही बंदा फाइल लेके जाता है कि सर ये इतनी चीज़ें सरप्लस हो गई हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, फिर 2 माह बाद कहते हैं ओहो किल्लत हो गई है। ये सारी ब्यूरोक्रेसी ने इन लोगों के साथ, इनको समझ ही नहीं आने देते कि क्या करना है। ये जो मिडल मैन है ना, इसको कंट्रोल करें, खुद ब खुद चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। बाकी चीनी कम इस्तेमाल करें, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और एक और मशवरा है, पेट्रोल भी घट इस्तेमाल कर लो। वो मुमकिन नहीं है, वो करा पीना होता भाई, जाना वो मुमकिन साइकिल रख लो ना, वो मुमकिन नहीं, दफ्तर हर रोज ही आना है। हाजी साहब है साहिब साहब जरी साइकिल तुसी रखी है, मैंने तो भी सही बात है। ये भी ना मारे। हाँ, अब जी चीनी कम इस्तेमाल करें, यूटिलिटी स्टोर बंद कर दे, ये 2 मशवरे हैं। ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। पार्किंग पर्ची से अब छुटकारा मिलेगा, 15 मकामात खुदकार सिस्टम मुंतकिल होंगे। अच्छा जी, पहले तो बता दें ये खुदकार सिस्टम किस तरह से काम करेंगे। वो जैसे बाहर के ममालिक होते हैं, आपने वो एक पर्ची निकलेगी, आप कार्ड स्वैप करेंगे, कुछ सही साहब इस तरह का सिस्टम है? मैं ये देखें, मैं अभी ये पढ़ रहा था खबर ना थोड़ी देर पहले, तो ये प्रिंटर के लिए, थर्मल प्रिंटर्स के लिए, तो इस तरह की जो डिवाइसेज हैं उनके लिए इन्होंने टेंडर करना है। तो वहाँ से नहीं पैसे तो यहाँ से नहीं, मैं यही कहना, मेरी ये गुजारिश है कि अगर तो आपका आपस में भाईचारा है तो पुलिस अब शिफ्ट हो रही है सारी ई चलानिंग पे। उनके पास सैकड़ों की बल्कि नहीं हज़ारों की तादाद में ये थर्मल प्रिंटर होंगे। अच्छा। आप उनसे मंगवा लें। आप एक प्रिंटर का लाख 2-2 लाख रुपया गवर्नमेंट का ना लगवाइएगा। मसला ये है कि पार्किंग एक बहुत बड़ा माफिया है। रोज़ आपको जितने मर्जी प्रोग्राम हो जाएं, जितने मर्जी खबरें चल जाएं, जो मर्जी कर लें, हॉस्पिटल्स में, किसी भी जो अवामी मकामात हैं वहाँ पे इसी तरह है। वो 30 वाली पर्ची देते हैं तो मुँह इस तरह बना लेते हैं कि जैसे उनका हम पे हक है कि 100 रुपया तो कम से कम दें ना। तो अगर आप 30 रुपये दें, दिल से वो बददुआएं भी दे रहे होते हैं, शक्ल भी उनकी देखने वाली होती है। ये आपका भी एक्सपीरियंस होगा। तो ये जब सिस्टम लगेगा, यहाँ पर किसी मतलब बंदे की जरूरत नहीं होगी। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि वर्कर्स को डिवाइसेस देंगे अभी। ठीक है, तो अभी वो अल्लाह करे कि वो वाला जो सिस्टम है कि डिवाइस लगी है, आप स्कैन करेंगे। कहाँ लग रहा है, मैं जरा नाज़रीन को बता दूं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मेन मार्केट गुलबर्ग, मॉडल टाउन, हॉल रोड, इकबाल टाउन, भंडारा सेंटर, मॉल रोड, नीला गुंबद, जौहर टाउन, एम्प्रेस मार्केट। आमिर रजा खान साहब, देखिए पहली बात तो यह है कि खुदकार सिस्टम जो है मौजूद है, पहले भी काम कर रहा है लाहौर के अंदर, लिबर्टी का अगर आप कभी जाके पार्किंग देखें। दूसरा ये खुदकार सिस्टम पे बंदा बैठा है, मैं यही आपको बताने लगा। तो वो खुदकार सिस्टम भी हम खुद से ऑपरेट नहीं कर पाते। हमारी समझे कम इल्मी है या कम अमली है या कम इसको तरबियत है, जिसका जो भी नाम दे लें आप। असल बात तो यह है कि आप गाड़ी लेके जाते हैं, वो कार्ड लगाता है जी, ऐसे ही है। होना ये चाहिए था। लिबर्टी की आपने पार्किंग बनाई तो आपने जितने दुकानदार थे उनको, जो रोज़ाना आने वाले हैं, उनको पार्किंग कार्ड जारी कर देंगे। बिल्कुल ऐसे, उनकी गाड़ियों के नंबर, उनके चेसिस नंबर, वो कार्ड लगाएं, अपनी गाड़ी पार्क कर लें। बंदा बैठाने की इसको खुदकार के कतन ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर अनजान गाड़ी आए तो वो रुके, उसकी एक पर्ची निकले, वो पर्ची अपनी गाड़ी में रखी है। जब आप निकलने लगे तो वही पर्ची वाला कार्ड जो है वो आप मशीन में दोबारा, जैसे बाहर के मुल्कों में क्या कोई बंदा आने जाने पे बैठा होता है कि डंडा उठना है तो उसने कार्ड लगाना है, डंडा उठाना है तो उसने कार्ड दिखाना है।
ऐसा कतन नहीं है। अगर ये खुद का सिस्टम बनाना चाहते हैं, मुझे इससे बिल्कुल 100% इख्तलाफ है। बंदे फिर भी आपको अगेंस्ट करने पड़ेंगे, बंदे फिर भी वही काम करेंगे, कार लगा के गाड़ी मुफ्त लगवा देंगे। एक और चीज़ है सर। अच्छा दूसरी बात, सॉरी मुझे सबसे ज़्यादा इतराज़ अब भी हॉस्पिटल पार्किंग के पैसों पर है, जो फ्री कर दी गई थी शहबाज शरीफ के दौर में जब वो वज़ीर आला थे। तमाम हॉस्पिटल की पार्किंग फ्री थी। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे आपने फिर कहा जी मुफ्त का सिस्टम, यानी वहाँ पे भी जो देखें हॉस्पिटल में कोई पिकनिक के लिए नहीं जाता है, कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई आपको कोई शादियाने बजाने के लिए नहीं जाता है। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल जहाँ बंदा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए जा रहा होता है, आप उससे भी ऐंठ रहे हैं पैसे, दिल के मरीजों से भी पैसे ऐंठ रहे हैं। आप क्या चाहते क्या हैं? चले आपने पार्क्स की फीस खत्म कर दी, पार्किंग मैंने कहा चलो पार्क्स में जो लोग आते हैं वो तो सैर तफरी के लिए आते हैं, वो दे भी दें 5 रुपये 10 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हॉस्पिटल को तो बख्श दें, खुदा का नाम। इसमें एक और चीज़ है कि जो खुद का सिस्टम है, एयरपोर्ट पे आप जाए ना, वहाँ पे आपको कार्ड मिलता है और आगे जाके आप कार्ड स्कैन करते हैं, लेकिन फ़ीस चले पैसे लेने के लिए बंदा बैठा हुआ है। अब मसला ये है कि यहाँ जिसके पास भी डाटा है और जो भी उसका कस्टोडियन है वो समझता है ये मेरा ज़ाती डाटा है। बिल्कुल ऐसे। अगर पुलिस का सिस्टम, पुलिस का डाटा इंटीग्रेट कर दिया जाए, एक्साइज का डाटा इंटीग्रेटेड है, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, पार्किंग वालों के साथ इंटीग्रेट करके ये खुद का सिस्टम लगाएंगे, आपको गाड़ी चोरी पर रोकने के लिए, पकड़ने के लिए सड़कों पे खज्जल नहीं होना पड़ेगा। अगर कोई पार्किंग में आएगा, अब तो कल मैं एडिशनल आई ट्रैफिक के साथ वो लारी अड्डा गया था, तो वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि गाड़ी को चेक करने के लिए पहले आप उसका चेसिस नंबर डालें, आईडी कार्ड मालक का डालें, फिर जाके आपको डिटेल्स आएँ, आपकी नंबर प्लेट की तस्वीर बने, साथ ही सारी डिटेल्स आ जाए। अगर हाजी साहब नहीं सारी जाली होती है, कितनी कुछ जाली नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये गैर नमूना फिर आपकी सोसाइटी का देखे ना, उसमें एक्साइज ने तो आपको एक स्टैंडर्ड बना के दे दिया है कि भाई आपकी हम बचत कर रहे हैं कि 2000 रुपये आपसे नंबर प्लेट का लेते थे, वो छोड़ दिया आपको, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपको जो स्टैंडर्ड दिया है उसके मुताबिक नंबर प्लेट बनवाई, आपकी क्या बेइज्जती है? आप उस पर अपना लिखवा लेते हैं जी जर्नलिस्ट, पुलिस, फलां फलां फलां, प्लेट का आप सत्यानाश कर देते हैं, एडवोकेट लिखवा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो आप खुद से ख़राब कर रहे हैं, फिर आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, ये भी ज़्यादती है। अगर ये सारा डाटा जितना भी पुलिस का, एक्साइज का, ये गवर्नमेंट नादरा का, ये सारा इंटीग्रेटेड हो जाए और आपकी गाड़ी जैसे ही स्कैन हो पता चल जाता है कि यहाँ पे ये बंदा आ गया था, यहाँ पे ये गाड़ी आई थी, इतनी देर रुकी थी, ये सारे मसला ये है कि कोई बंदा भी अपने डाटे तक दूसरे को रसाई देने के लिए तैयार ही नहीं होता। इतनी मुश्किलात हैं, आपकी सोच है। पिछले दिनों CTO ने एक लेटर लिखा है कि हमारे 6 अरब की पेंडेंसी है ई चलाने की, तो एक्साइज जो है वो जैसे ही गाड़ी ट्रांसफ़र हो या कोई मालक रजिस्टर्ड करवाने आए तो उसका डाटा चेक किया जाए, उससे सारे ई चलान लिए जाएँ। तो वो एक्साइज वाले कहते हैं हम करने को तैयार हैं, लेकिन पुलिस को जो वो कहते हैं कि जब आपकी मौसर वो यहाँ पे पेट्रोलिंग है, आपके वार्डन हर सड़क पे खड़े हैं, आप अपनी ऐप में एक चीज़ ऐड कर लें, टोकन टैक्स। आप जैसे गाड़ी का नंबर मारें उसकी डिटेल सामने आ जाए, आप हमें एक मैसेज दे दें, हम उसको चेक कर लेंगे। तो वो सिस्टम अपनी बात जो है वो मनवाने के लिए तैयार है, अगले की मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर ही डालना है, उसमें सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। तो ये जो डाटा कस्टोडियन वाली टीमें है ना, ये बड़ी खौफनाक है। अगर ये गवर्नमेंट इस पर फोकस करे, ये इनको बताए कि भाई ये आपका नहीं, ये स्टेट का डाटा है और ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, इस सब को इंटीग्रेट करके चाहे जिस जगह पर भी लगा दें, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी गाड़ी चोरी रुक जाएगी, आपकी टैक्स चोरी रुक जाएगी, आपके सारे काम बेहतर हो जाएंगे। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है मेरे ख्याल से। डाटा तो मौजूद है, सिर्फ इंटीग्रेट ही करना है। बाकी जो पॉइंट आमिर रजा खान साहब ने हाईलाइट किया, उस पर CM साहिबा से गुजारिश है कि प्लीज़ अस्पतालों को पार्किंग से फ्री कर दें, क्योंकि आमिर भाई समटाइम ना लोगों का बार बार चक्कर भी दवाई लेने के लिए ये बाइक निकाल नहीं, वो आप दिन पूरा खड़ा करें तो वो 200-300 रुपया लेते हैं। हाँ जी, इसी तरह करते हैं। बाकी ऐसे मैंने कल कहा है जनरल हॉस्पिटल में, हाजी साहब जब मेयो हॉस्पिटल में थे तो मेरे वालिद साहब भी वहाँ पे एडमिट थे, तो वहाँ पे पार्किंग का कम से कम 400-500 रुपया डेली लगता होगा। क्योंकि आपने ना देखे कभी आप मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं, आपने अपनी बाइक निकाली तो आपसे दोबारा पार्किंग की फीस ली। वो तो ये भी एहसान करते हैं कि आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर लें, मैं यहाँ करीब ही खड़ा हूँ। ये तो है ही नहीं कि मुझे लगता है कि असल मसला भी फिर वही। आप देखें मैं हॉस्पिटल में मैं रहा, आप भी
आपका सारा शालमी और अनारकली का दुकानदार म्यू हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ मरीज के लवाहे को गाड़ी लगाना मुश्किल हुआ। उनकी जो पार्किंग है ना, डॉक्टर और नर्सिस के लिए गाड़ी, वो बेचारे डॉक्टर और नर्सिस ने वो जंजीरें क्या वो लगवाई ज्यादा हुई हैं। पैसे देते हैं पार्किंग के? नहीं सर, वो महीने वो में आते हैं उन्होंने वो रोज वाले पक्के पैसे गाहक 30 ने रुपए ना। देने, वो पक्के गाहक ने, सब दी पहचान है, सलाम दुआ है, दुकान तो जाके चीज़ भी मिल जाती है। लिहाजा पूरा नारकली, पूरा आपका ये शालमी, ब्रांडर्स रोड तक के ताजर जो हैं गाड़ियाँ अपनी म्यू हॉस्पिटल के अंदर पार्क करते हैं। अच्छा, होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए कि आपने मरीज एडमिट किया, उसके साथ आपको एक कार्ड पार्किंग का मिल गया, चले आप बिल्कुल ऐसे ही। उसके पैसे थोड़े से ले लें, कार्ड बनाने के, चलो प्लास्टिक के पैसे होंगे ना, वो आपके लिए 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना जितने दिन मरीज के लिए आप समझते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं उसका जो आप बात उसको है। खुद कर सिस्टम पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उससे क्या होगा, जो गैर कानूनी पार्किंग है हॉस्पिटल के अंदर, अगर मैं दुकानदार होकर गाड़ी पार्क करता हूँ तो ये गैर कानूनी है। क्यों पार्क हो रही है उनकी? बिल्कुल नहीं ये पार्किंग स्टैंड थोड़ी है, ये हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस ने आना जाना सही है। कह रहे मैंने अपने चेकअप के लिए जाना था तो मुझे वहां पार्किंग नहीं मिल रही थी। फिर वो एक जो बंदे पार्किंग ने, मिले जो गार्ड मिलती ने नहीं। गार्ड ने मेहरबानी की, उसने वो डॉक्टर हॉस्पिटल वाला वो जो उठाई जंजीर से, कहता सर अंदर लगाओ, तुसी बहुत देर तक खज्जल होंदे पे हो, इतने ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिलनी पा। अब मुझे बताइए, जुर्म है कि आपने एक हॉस्पिटल को पार्किंग स्टैंड कैसे बनाया था। मुमकिन है कि इंतजामिया को ना पता हो, एमएस को ना सबको पता हो? पता होगा। आपके पास कैमरे लगे हैं, फुटेजेस हैं, सीसीटीवी आप कैमरे ले तो पता नहीं सकते हैं। कहाँ कहाँ लगे हैं, उसकी फुटेज जब आती है तो फिर खप डाल जाती है कि फुटेज डाल दो। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। मेडिकल वार्ड, सर्जरी वार्ड, आईसीयूज में एयर कंडीशन बंद हैं और ये बात की जा रही है जी म्यू हॉस्पिटल की, हब्स वाला मौसम है और आजकल तो वैसे ही डॉक्टर्स भी ना इस चीज़ को कहते हैं कि प्रेफर करते हैं कि कोई ऑपरेशन वगैरह ना, क्योंकि इसमें बाद में ऑपरेशन की केयर बहुत ज़्यादा होती है। सो अगर पेशेंट जिनके बहुत ज़रूरी है उनके आपको करने भी पड़ते हैं ऑपरेशन वगैरह, लेकिन अगर एसी बंद होंगे तो आपको फिर स्वेटिंग वगैरह का इशू होता है, हब्स की वजह से शदीद क्योंकि सफोकेशन होती है, बंद जगह हैं तो आपका खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। जी म्यू हॉस्पिटल के बेशतर वार्ड्स में एयर कंडीशन जवाब दे गए हैं। आमिर रजा खान, जुल्म है। सिर्फ और सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि पीड वार्ड जो है, जो नर्सरी है, बच्चों आईसीयू जो बच्चों की कहलाती है, वहाँ का भी एयर कंडीशन बंद है। मैं समझता हूँ कि मैंने शायद पिछले दिनों एक खबर देखी भी थी कि इसके लिए नए एयर कंडीशन आ गए, वो अभी तक उनकी तनसीब भी नहीं हुई, यही लिखा हुआ इस ऐसे खबर ही के है। अंदर भी ऐसे ही है। यानी आ गए हैं। देखें, ये मौसम था, आपने सही कहा, पोस्ट ऑपरेटेड जो है उसकी बड़ी केयर होती है, उसमें पसीना ना आए, बिल्कुल। उसमें आपको स्वेटिंग ना होए, आपके दोबारा जो है इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है ज़ख्म में, तो इसमें भी आप अभी तक अपने एयर कंडीशन, यहाँ तो अगर आई नहीं तो गवर्नमेंट की है, अगर आ चुके हैं मेरी इतला के तो मुताबिक फिर इनकी और गलती। तनसीब नहीं हुई तो ये बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत है और इसका खमियाजा एक जान जाएगी तो गवर्नमेंट के कंधों पे आना है। याद रखिएगा, अल्लाह ना करे जिनके बच्चे इस वक्त इस हॉस्पिटल के अंदर हैं, जिनके मरीज़ इस हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनकी इस वक्त क्या हाल होगा। आप मुझे सब, आप लोग यहाँ पर इस स्टूडियो, इस दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, आप 1 मिनट के लिए अपने एयर कंडीशन बंद करके देखें तो आपको समझ आए आप हुआ सब क्या बातें है। छोड़ दें, आईसीयू जिसे इंटेंसिव केयर यूनिट यूनिट कहा कहा जाता है, जो इंतहाई सेंसिटिव होता है, वहां का एसी खराब होना, खुदा का खौफ करें। ये मेरा ख्याल है अब जाना बनता है बीबी का जी। इस हॉस्पिटल में अचानक। 100%। वो जो बेड देखने गई थी वो नहीं, अब बनता है जाना कि आप जाएं, पीड्स में जाएं ना डायरेक्टली, नहीं हो फिर जाके देखें नर्सरी में। आप माँ अपने आप को, आपका तो अब बड़ा मशहूर हो गया जी, माँ पता नहीं सब दी माँ, हाँ, वो सबकी माँ हो गई है, और आप जाएं और माँ जाके इन बच्चों को चेक करे कि वो किस गर्मी में हैं, और फिर सोचे कि क्या उनके बच्चे भी इस गर्मी में, जो कि अब माशाल्लाह खुद बाल बच्चे वाले हैं, इस काबिल हैं कि वो इस गर्मी में और इस खब्स में, इस मौसम में एयर कंडीशन के बगैर और मरीज़ होते हुए गुजारा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सारी बात समझ आ जाएगी। फिर एक और चीज़ भी है भाई साहब, देखें जब आप सरकारी हॉस्पिटल की एमरजेंसीज़ को देख लें, नर्सरीज़ को देख लें, कोई वार्ड देख लें, वहाँ पे रश तो वैसे ही ज़्यादा होता है। हाँ जी, और ऐसे ही इन है। दिनों में जैसे ही लाइट आपकी जाती है, आपका एसी बंद होता है, तो वहाँ पे हब्स होनी शुरू हो जाती है। आप घर में देखें ना क्या हाल आपका होता है। बैठना सांस मुश्किल हो लेना जाता मुश्किल हो है, जाता है। सांस लेना मुश्किल हो अच्छा, जाता है। मेडिकल वार्ड में यूजुअली हर हॉस्पिटल के रश ज़्यादा होता है, एंड यस यहाँ पे तो म्यू हॉस्पिटल का जिक्र किया ना,
साई साहब आप जर्नल चले जाएं, जिन्ना चले जाएं, जहां एसी चल भी रहे होंगे ना वो भी ना होने वो भी ना होने के बराबर है। वहाँ पे यकीन खड़ा नहीं हुआ जाता। आप वहाँ पे जो इनके भाई वो केयर ही नहीं करते हैं एयर कंडीशन। सही बात है ना, एयर कंडीशन लग गए, एक दफा लग गए बस खत्म, अब ये नहीं आएंगे। डॉक्टर्स के ऑफिसेज जो है उनके एसी काम सही कर रहे हैं, उनकी केयर की जाती मैं है। एक और चीज़ है, मैं कल लेकिन यहाँ पे भी तो डॉक्टर्स ही काम करते हैं, नर्सेज काम करती हैं। मैं इसमें देखिए वो एमएस का कमरा जो है वो ठंडा होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं रहा हूँ। डॉक्टर साहिबान की भी होता है, मैं डॉक्टर साहबान भी इन्हीं में इसी गर्मी में मैंने इमरजेंसी में काम करते हुए देखा हुआ। नहीं वहाँ पे जो रिसेप्शन पे कभी देखिए जो बात हाथ को नहीं है वो करनी चाहिए। नर्सेज आप मुझे बताएं, ये जितने वार्ड आपने लिखे हुए हैं इसके अंदर क्या वहाँ नर्सेज नहीं होंगी, डॉक्टर्स नहीं आ रहे होंगे? वो बेचारों के ऊपर एक कोट भी पहना होता है वाइट कलर का, और गर्मी में वो मैंने उनको वो अपनी फाइल के साथ हवा लेते हुए देखा है। मसला ये है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी इस पर, क्या एयर कंडीशन वाली खबर सिर्फ एक खबर होकर निकल जाएगी? क्या हमारे असम्बली में नमाज असर कज़ा जो हो रही है, जो ये कज़ा हो रही है, क्या इसका और उसकी को और हमारी गुड लक है आमिर भाई। एक चीज और है, मुझे बहुत सारे जराए से पता चला है कि सीएम साहिबा हमारे शो को मॉनिटर भी करती हैं, हमारे चैनल को मॉनिटर भी करती हैं। अच्छी बात है, अगर तो हमारी अर्ज है, गुजारिश है, बहुत अच्छे काम सीएम साहिबा कर रही हैं। हमारे बाबा जी कहा करते हैं कि अगर आपने नमाज पढ़ने के लिए नियत कर भी लियो और हाथ बांध भी लिए अल्लाह अकबर कहकर, किसी इंसान की जरूरत आए तो आपने नमाज तोड़कर इंसान की जरूरत पूरी करनी है, क्योंकि नमाज की कज़ा है, उसकी ज़रूरत की कज़ा नहीं। अगर वो बीमार है उसने हॉस्पिटल पहुंचना है। और ये बाबा जी का कॉल आप बीबी आपके लिए है, आप अपनी नमाज कज़ा कर सकते हैं। आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार आप शहर की करता धरता वो अल्लाह ताला तो कहता है हुकुकुल्लाह माफ हो सकते हैं, हुकुकुल्लाह बाद माफ नहीं लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप लोगों की परेशानियां हल करने अल्लाह ताला ने आपको और अगर ख्वाजा सलमान जिम्मेदार है, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इतना बड़ा मनसब अगर वो हाँ इनको मनसब मिला हुआ है तो वो इस पर एक्शन ले, कोई तो एक्शन ले इस पर। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों को गर्मी और हाउस में तरफता हो। हॉस्पिटल में एडमिट रह चुके, पीआईसी में जब वो रहे, वो वाले कमरे और हैं। नहीं साई साहब, आप चीजों को अंडरस्टैंड तो करते हैं ना, जब आप उस कंडीशन में कि किस तरह से आप क्या बातें कर रही हैं। उनका तल्लुक ही नहीं है हॉस्पिटल की बात से। आप वीआईपी रूम था, इतने बड़े रूम है, और उनका तल्लुक जनरेटर सिस्टम्स होते हैं उनके नहीं, उनका तल्लुक ही नहीं है वार्ड्स की तरह या पीछे हॉस्पिटल की तरह। वो तो बिल्कुल है ही सेपरेट। वहाँ पे इतने बड़े कमरे मौजूद हैं। मैं तो सर्विसेज के आप वीवीआईपी रूम्स देखे ना, तो आपको ऐसे लगता है आप किसी बड़े होटल में आ गए। मैं ना सिटी स्कैन कराने चला गया, मैं हॉस्पिटल व्हील चेयर पे बैठा था, ऑपरेशन हुआ था, तो लाइट चली गई। वहाँ इतना रश था, इतना, वो मुझे बेचारा बालकनी की तरफ ले गया, उसने कहा जी अंदर से उन बत्ती पता नहीं किस लिए आंदी है। मैं कहा जनरेटर कहता तो खराब पे आया। अब मुझे बताएं, ये सारी में हॉस्पिटल की ही बातें थी, तो ये जो मिनिस्टर वगैरह होंगे इनके तो जनरेटर चल रहे होंगे ना, ये तो नहीं है। लेकिन हिसाब किसने देना अल्लाह को, कि जो बंदा बच्चा कल एक डेथ हुई है एक्साइज इंस्पेक्टर की, मैं वहाँ पे एज लाइव करने गया हूँ, मैं उनके ईटीओ के साथ एज लाइव कर रहा हूँ। वो लोग कमरे के बाहर खड़े थे, और बदकिस्मती फिर अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें होती हैं कि जब आपका वक्त पूरा हुआ होता है तो वो बुलावा ही आता है। वो एक तो आखिरी दिन था रिकवरी का, वो उसने एक ऊपर से डायरेक्टर साहब ने बड़ा प्रेशर डाला हुआ था, दूसरा वहाँ पे जनरेटर बंद, बिजली बंद, वो हार्ट का पेशेंट था, स्टंट उसको 2 डले हुए थे, और वो बाहर खड़े खड़े गिरे हैं। हमारा भी एज लाइव चल रहा है, तो बाहर से एक मुलाजिम आया कि बाहर नईम साहब को ना हार्ट अटैक आया। हम वहाँ पे पहुँचने से पहले जब वो लेके गए हैं तो लिफ्ट बंद थी। ओहो। उसको नीचे 11 22 के आने से पहले अपनी गाड़ी में वो प्राइवेटली डाल के ले गए, रास्ते में उनकी डेथ हो गई। अब वहाँ पे हब्स थी, पसीने लोगों के छूट रहे थे। वही अगर वहाँ पे आपका जनरेटर चल रहा होता, आपने इतनी कंजस्टेड जगह पे वो लोग बैठे होते हैं, उनके बैठने के लिए जगह कोई नहीं, टैक्स कलेक्शन आप उनको टारगेट दिए हैं 2-2 4-4 करोड़ रुपए, तो अगर आप उन पे काम का प्रेशर डाल रहे हैं, वो आपके लिए टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप उनको फैसिलिटेट भी करें। आपने जनरेटर तक नहीं चलाया। तो ये चीज़ें आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालात हैं जी, कितने वर्स्ट हैं। बाकी सर्जरी वार्ड एक दफ़ा फिर सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। मेडिकल वार्ड में रश हर टाइम ही रहता है, पूरा दिन ही रहता है।
जिन लोगों की सर्जरी अगर एसी नहीं है तो ऑब्वियसली सर्जरी इतनी गर्मी में कैसे पॉसिबल हो सकती है। 4-4, 6-6 घंटे की भी, 12-12 घंटे की भी सर्जरीज होती हैं। डॉक्टर्स ही नहीं खड़े हो सकते तो वो किस तरह से मरीज की सर्जरी करेंगे। आपके आईसीयू में अगर एसी बंद है तो मरीजों का क्या हाल होगा। तो गुजारिश है सीएम साहिबा से कि की नर्सरी भाई, हाँ, बच्चों की नर्सरी। एक चीज़ सारी ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले उनके वो हमाद साहब हैं, चूँकि पुलिस को पहले कवर करते थे तो उन्होंने भेजा कि सर्जिकल टावर इमरजेंसी का 1 वीक मरम्मत के बाद काम कर रहा है। म्यू अस्पताल को SNGPL से गैस प्रेशर के मसाइल दरपेश हैं। एयर कंडीशन की वर्किंग में मामूली ख़राबी को दूर कर दिया गया है। नए AC भी लगाए जा रहे हैं। ये उन्होंने भेजा है। तो ये तो हम रो रहे थे, पर आपने इस तो मौसम आने से पहले एसी पड़े हैं आपके पास, लेकिन आपने नहीं लगाए। हम साहब को बताइए कि भाई अभी तक आप कंसीव कर रहे हैं। सर जब तक हमारे पास ये खबर पहुंचेगी ना लग गए हैं तो हम वो भी जरूर शेयर करेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अभी गुजारिश है क्योंकि एक दिन क्या 1 घंटा गुजारना भी मुश्किल हो जाता है मरीजों के लिए। तो गुजारिश है मामला अगर एसी आ चुके हैं तो उनकी तनसीब कर दें, मेहरबानी कर दें। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। लें जी, वेलकम बैक। मंजूर होने वाली स्कीमों में साबित टाउन लाहौर में RCC सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम और दीगर तामीर शामिल है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला की सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 14 अरब 32 करोड़ के फंड भी मंजूर कर लिए गए हैं। कैसर कोकर साहब की खबर है। बाय द वे आमिर रजा खान साहब, हमारी सड़क तो बहुत अच्छी बन गई है और मैं खासी खुश भी होती हूँ वहाँ से आती हूँ। पुल तो है ही नहीं थी, रोड तो बड़ी अच्छी बनी है। रोला की तो कोई रोला नहीं हो यार, कोई मेरा रोला है अभी। नहीं, अच्छी चीज थी, मैंने अप्रिशिएट भी किया ना, रोड बहुत अच्छी जब बन जाए तो अच्छी बन जाती है, जब काम हो रहा होता है तो हो रहा होता है, बट भुगता भी बहुत है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये वो सारा हक था जो कि आप पॉलिटिकल पार्टी को खुद से इसका क्रेडिट लेना चाहिए था। लेकिन अफसोस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी ने फ़हम और तदब्बर नहीं सिखाया कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराती और अपना ये क्रेडिट अपने लोगों को देती ताकि इनके वोटर्स में इजाफा होता। ये जितना पैसा है 17 अरब समथिंग और 14 अरब समथिंग जो है, ये जाएगा ब्यूरोक्रेसी के पास, ब्यूरोक्रेसी के आगे जाके वो ट्रांसफ़र होगा, फिर वो उस पर काम कराएगी। क्रेडिट कौन ले रहा होगा? कोई गवर्नमेंट नहीं लेगी क्रेडिट इसका, कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लेगा, कोई वहाँ का जो आपका माजा साजा जो कालर उठा के अंदर जी मैं नून लीग का वर्कर हाँ, वो नहीं ले सकेगा क्रेडिट। ये बड़ा जुल्म है। आप अपनी जमात के साथ जितना जुल्म करते चले, जमात खड़ी है ना वोटों के सर पे, और वोटर्स को आप वोटर को निकाल के कौन लाता है घरों से? क्या हमजा, मरियम, सलमान ये निकाल के लाते हैं? ये निकाल के लाते हैं जो काउंसलर और ये जो लेबर काउंसलर और वुमेन, वो अपने वो कोई रिक्शा लेके आता है, कोई गाड़ी लेके आता है, हम तो उसको कवर कर रहे होते हैं। इस तरह टेंशन ली होती है जिस तरह कोई जाती घर का काम है। सही। और अगर आप उन लोगों को नहीं नवाजेंगे तो आप इसी तरह अपनी मकबूलियत खोते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और आकर काम करके भी आपको कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं आएगा। और अब तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो दूसरी पार्टी सोशल मीडिया पार्टी है वो इस तरह आपको खाते जा रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रही। आपको चीज़ों का अगर उसको डिफ्यूज़ करना है तो आपने अपनी प्राइमरी लेवल पे जो लोग हैं उनको स्ट्रांग करना होगा। मुझे आज भी याद है कि एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, सरदार अयाज सादक साहब के हलके में MPA थे वो उस्मान साहब और दूसरे राना शराफत। तो मुझे याद है कि मैं उनका अयाज सादक साहब का बड़ा करीबी बंदा खड़ा था, वो कह रहा था हम जीत रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं आप बड़े बुरी तरह आ रहे हैं। उसने कहा जी हमारी तो इलाके में से है। तो मेरा ख्याल है जो अयाज सादक साहब वाली वार्ड है उसमें 15-20 वोटों से जीते, बाकी सारी वार्ड में से हार गए। तो फिर आप उसकी वजह ये थी कि वो जो इनके बड़े करीबी लोग थे, मुझे चूंकि मैं उस इलाके में रहता हूँ, मुझे लोगों का पता है, जो इनके साथ खड़े होते थे वो दूसरी पार्टी के साथ खड़े थे अंदर खाते में, चूँकि उस वक्त इनको ओबलाइज नहीं किया जा रहा था। तो ये लोग आपकी रीढ़ की हड्डी हैं। आप जितने मर्जी पॉपुलर हो जाएं, आप जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, जितने मर्जी बड़े लीडर हो जाएं, आप इनकी वजह से, अगर आपके वोट नहीं है तो आप देखें जवाद अहमद का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई नाम निशान नहीं है। बानी PTI को 2013 या 2018 तक एक आधी सीट ही मिलती ऐसे ही। बिल्कुल। तो इन लोगों ने जब तक आपके साथ नहीं चलना, आपके मामला ठीक नहीं होने, आप इन लोगों को स्ट्रेंथन करेंगे तो आपकी सारी पार्टी मजबूत होगी। आपकी आने वाली जो क़यादत है उसके लिए भी ये बेहतर है कि आप यार आप साहिब साहब आप अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन
आज भी आप ना अंदरून शहर चले जाएं, लोग आपको नवाज शरीफ के किस्से सुना रहे बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह वो रहे हैं। आया सी उन्हें क्या है, अच्छा तू फलाना है, तू फलाने का पुत्र है ना, तू कौंसलर बनना है। अब ये ना लोगों के जेहन में वो चीज़, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना आप अवामी हुई, ना आपने बलदियाती इंतखाबात कराए, ना आपके MPA MN आपके सामने इस तरह से नहीं हाजी सर साहब, झुकाते हैं। सामने नहीं आ आप सकते, देखें पहली अवामी बात लीडर, तो ये देखें हैं? सामने नहीं आ सकते। हाजी नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं, वो फोटो नहीं, देखी है। ओ हाजी साहब, नहीं, ये मैं कह रही हूँ जल्दी मुलाकात ही नहीं हो ओ हाजी पाती साहब, ना, ये हाथ मिला- परमिशन नहीं है। ये हाथ अवामी लीडर होता है, हर बंदे से हाथ मिलाता है, गले मिलता है। ऐसे ही है। इन लोगों से तो हाथ मिलाना ही मुश्किल है। इन्होंने तो लेकिन जी साथ हमारे पास सैनिटाइजर टाइम रखे कम होते है, हैं। जरा एक एक कमेंट इस खबर पे भी कर दें। शहर के स्कूल्स में 45,000 तलबा के एनरोलमेंट जाली निकली है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने जाली एनरोलमेंट को सिस्टम से निकाल दिया। जाली एनरोलमेंट पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान को जवाब तलबी। देखिए गवर्नमेंट स्कूल में कौन बच्चे भेजता है, आप चलिए बताएं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज ही नहीं है, वहाँ की लैब्स बंद हैं, वहाँ पर तो टीचर अच्छे यकीन नहीं मानिए हैं, मुलाजिमों के बच्चे वहाँ पर ना पानी है, ना वॉशरूम्स हैं, ना पंखे हैं, ना बेंचेस हैं। तो मुझे बताएं ये इनरोलमेंट का प्रेशर क्योंकि आपने डाला हुआ था कि हमें इतनी इनरोलमेंट चाहिए, ये वैसा ही उन्होंने है जाली करनी थी। जैसे एक जैली खबर चलती है हमेशा कि पुलिस को जी इतना टारगेट मिल गया, इतने चलान कर दो। मैंने कई लोगों से कहा यार आप हाजी बात साहब, करते हो, स्कूल तो रहो। 4 अरब रुपए के चलान आपको टारगेट मिला होगा, तो क्या जिनके चलान हुए उनके पास कागज पूरे सच थे? कह रहे हैं, कि उनके सच पास कह रहे हैं चलान सही हुआ? साहब। नहीं, जिनके चलान होते हैं मुझे बताएं ना, उनके कागज पूरे तो चलान हुआ था, तो फिर तो जिम्मेदार है। चलो तुसी दोनों मेरी भीड़ के खिलाफ करो गल्ला। नहीं हम तो कोई नहीं, आपको तो जब सीटीओ जरूरत को हो बताऊंगा। अप्रिशिएट करते हैं कि हम तो उन्होंने appreciate करते हैं। 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए। मुझे पता है इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे। बिल्कुल सही। तो आपके सीटीओ बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन स्कूल्स के अंदर फिर मैं आ जाऊं, सरकारी स्कूल्स के अंदर 10 जब तक सेकंड। आप सहूलियात और अच्छे टीचर्स नहीं तब देंगे, तक कोई नहीं आएगा। Enrollment देखो आप बिल्कुल जल्दी बात होगी। ठीक है, लेकिन असल बात यह है हुई क्यों आपको तब पता सर चलता है प्रेशर जब डाला ना उन्होंने कि ये प्रेशर करेंगे। डाला, पैसे डाला है तो सिस्टम में आप उनको लोगों को देना चीजें ऐड करनी पड़ी। सहूलियात देंगे तो फिर आपकी तो फिर जनरल- खुद ब खुद लोग आएंगे। अभी एक दफा सरकारी स्कूलों की हालत देख लें और फिर आपको जवाब खुद मिल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्री मॉनसून की बारिशें नाज़रीन हम देख चुके हैं और अब मॉनसून का बाकायदा आगाज हो चुका है और जो बताया जा रहा है कि जी रिकॉर्ड इस दफ़ा बारिशें जो हैं वो होंगी 25%। गुज़श्ता अगर हम मॉनसून से कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बारिशों की पेशगोई है। सबसे पहले तो दुआ गो है कि खैर के साथ ये तमाम मौसम गुजरे, किसी के लिए जहमत ना बने, क्योंकि बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात हम देखते हैं। जी जिस तरह से हम देखते हैं कि तमाम इदारों ने अपनी तैयारी की है, बावजूद उसकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका उन पे कंट्रोल नहीं होता, रोड पे हादसात हो जाते हैं। फिर इसके अलावा जो आपके पुराने बोसीदा मकान हैं उनकी छतें गिरने के वाक़यात होते हैं, तेज़ आंधी आई, दरख्त गिरने के वाक़यात हुए, बिल बोर्ड्स गिरने के वाक़यात हुए। सो इन चीज़ों से तो हम बस दुआए खैरी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये रहमत की बारिश हो, जब जब हो, जहमत का सामना किसी को भी ना करना पड़े। अब कुछ बात कर लेते हैं जी तैयारियों के हवाले से। वासा की जानिब से कहा जाता है कि प्री मॉनसून से भी पहले वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, इंतज़ामिया अलहदा से तैयारी करती है। ऐसे में जी PDMA की जानिब से भी खुसूसी तैयारियाँ तो की जाती होंगी और अलर्ट भी जारी किया जाता है। एक नॉर्मल न्यूज़ जो हम आपके साथ अक्सर शेयर करते हैं कि जी PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आज इतनी बारिश होगी। तो जब अलर्ट जारी किया जाता है तो इट मीन्स कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हालात क्या हो सकते हैं, उससे निपटने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है और करनी चाहिए। सो उन तैयारियों की भी बात कर लेते हैं और किस तरह से पूरा साल वो वर्किंग करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मैम। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक की असेसमेंट के मुताबिक मॉनसून कैसा होने वाला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल का ओवरऑल जो मॉनसून की अभी तक की प्रेडिक्शंस हैं वो 20 to 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल है थ्रू आउट पाकिस्तान। और अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास 20% 20 to 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल है। इसमें भी अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फोकस जो हम इस रेनफॉल का रहेगा वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब, इसके ऊपर अभी तक की जो प्रोजेक्शंस हैं, जिसमें आप स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर अप टू उकाड़ा, इस बेल्ट में ज़्यादा बारिशें होंगी और इन बारिशों का 40 to 60% अबव नॉर्मल रेनफॉल होगा। तो जब हम ये बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 40 to 60% बारिशें ज़्यादा होंगी, तो इसके साथ ही
इससे जुड़ा है अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना Yes. कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वो अर्बन सेंटर्स हैं, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, तो इनमें अर्बन फ्लडिंग के खदशात इस साल के मानसून के पेश नज़र बिल्कुल अपनी जगह मौजूद हैं। और आपने शुरू में बात की तैयारियों की, तो मैं वो भी साथ बताता चलूँ कि PDMA बीइंग दी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो तमाम बाकी अदारों को साथ लेके स्टेक होल्डर्स को सारा साल इसकी प्लानिंग कर रहा होता है और फ्लड सीज़न जो 15 जून से हमारा हर साल स्टार्ट होता है इसकी प्रॉपर। सर हमें खबर ये मिलती है ना, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया तो हम भी अलर्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है जब बारिश हो रही होती है, सुबह आपने दफ्तर पहुंचना, और अब आपने जब कह दिया कि प्रेडिक्शन ये कि 25%, तो हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि पिछले मॉनसून में कितना मुश्किल था कि आप घर से निकल के दफ्तर तक ही पहुंचे, तो बड़ा रिस्क होता है ये। सो अलर्ट के साथ तैयारी आप कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, तैयारी में फिर इसकी एक एक्टिविटी कैलेंडर है जो थ्रू आउट द ईयर हम जिसको इंश्योर करवाते हैं, और वो स्टार्ट होता है कंटीजेंसी प्लानिंग से। ठीक है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके कंटीजेंसी प्लान्स बनते हैं, जिसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, लॉजिस्टिक्स, रेस्क्यू, रिलीफ, हर चीज़ को मैप किया जाता है। और तमाम डिस्ट्रिक्ट से ये PDMA इसको इंश्योर करवाता है इन द मंथ ऑफ मई। इसी तरह तमाम जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे ये जो हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट्स, वासाज, इन तमाम से कंटीजेंसी प्लानिंग होती है, और फिर हर साल का एक प्रोविंशियल प्लान बनता है। इस साल का भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत की रोशनी में, निगरानी में, हमने प्रोविंशियल कंटीजेंसी प्लान वो मुरतब उसको दे दिया गया है, और उसी पे फिर आगे अमल होता है। अब उसके जो मेन फीचर्स हैं वो उसमें फिर स्टार्ट होता है मॉक एक्सरसाइजेज। आप देखते हैं कि अक्सर दरियाओं पे मेजर जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पे डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर्स खुद जाते हैं, कमिश्नर्स खुद जाते हैं, और वो तमाम लॉजिस्टिक्स को और पर्सनल की तैयारी को वहाँ देखते हैं कि जो हमारी बोट्स मौजूद हैं, जो रेस्क्यू का बाकी इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शनल है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है ना कि आपकी डिफरेंट इदारों से कोऑर्डिनेशन हो ना। अब उसमें वासा भी आ जाता है, अब उसमें LWMC भी ऑब्वियसली आता है, उसमें आपका रेस्क्यू भी आता है। सो ये चीज़ें कि खुदा ना खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो वन कॉल सब लोग वहाँ पे मौजूद बिल्कुल ऐसे। और इसके साथ साथ फिर बाकी अगर हम रिवरेन फ्लडिंग की बात करें तो उसमें जितने भी दरिया के बंद हैं इनको जॉइंट विजिट होता है पाकिस्तान आर्मी के साथ। इरिगेशन के जो अहलकार हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और डिप्टी कमिश्नर्स का जो स्टाफ है और रेवेन्यू वाले, और जहाँ जहाँ कोई ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं हिस्टोरिकली उनकी दोबारा स्ट्रेंथनिंग को वो इंश्योर कर लिया जाता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ दिस एवरी ईयर मॉनसून सीजन। और इसी के साथ साथ जो स्टॉक्स हैं वो हर ज़िले में जो जो उनकी कोई डिमांड्स होती हैं उनको PDMA पूरा करता है, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ कि जब कभी इस तरह का सूरत हाल बने तो उसमें लोगों की जानो माल को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाए। आपसे थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी जान लूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है PDMA की? जी, मैंने जैसे शुरू में कहा कि इट्स बेसिकली एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट थ्रू आउट द प्रोविंस। ठीक है। अब डिजास्टर्स इस वक्त अगर हम अपना डिजास्टर प्रोफाइल देखें तो हमारा प्रीवियसली समझा सिर्फ यही जाता था कि शायद सिर्फ सैलाब ही हैं जो पंजाब में डिजास्टर हैं, लेकिन अब एट द सेम टाइम आपको स्मॉग से निपटना है, आपको हीट वेव से निपटना है। मरी वाले अनफॉर्चुनेट 2022 के वाकया के बाद अब स्नो ब्लिजर्ड्स और विंटर कंटीजेंसी एक प्रॉपर फीचर है। अल्लाह ताला रहम करे ज़लज़ला वगैरह आ जाए। और इसी तरह चोलिस्तान हमारा जो बहावलपुर डिवीजन है हर साल अब उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ड्राउट की कंडीशंस वो बनती हैं। आपने देखा लोकस्ट जब आया तो उस वक्त भी इट वाज PDMA जो इस सारे ऑपरेशंस को वो लीड कर रहा था और लोकस्ट को कंट्रोल किया गया। कोविड में तो ओवरऑल जो बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर अदारा है वो दैट इज प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन ऑल प्रोविंसेस। अब मॉनसून के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम देखते हैं बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात होती, छतें गिर गई, रोड एक्सीडेंट वगैरह, उसमें फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक फिनोमेना है हमारे पास कि जो बारिशें वो बस रहमत होनी चाहिए, लेकिन हमारे थोड़ी सी भी बारिश आती है तो ड्यू टू दीज स्ट्रक्चरल क्लैप्सेज और इस तरह के बाकी जो सानियात हैं उनकी वजह से हमारे लिए ये जानी और माली नुकसान का सबब बनता है। अभी भी आपने देखा कि 25 जून से जो ये पहला स्पेल हमारा मानसून का स्टार्ट हुआ, हालांकि इसमें कोई बहुत शदीद बारिशें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको जानी माली नुकसान का फिगर्स दूँ तो अब तक 25 जून से आज हम ये 30 जून तक या 1 जुलाई तक देखें तो इन 5 से 6 दिनों में
21 कीमती जानों का नुकसान हो चुका है, 63 लोग जख्मी हैं और टोटल 47 डिफरेंट इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जिसमें स्काई लाइटनिंग भी है, आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात हुए, इलेक्ट्रोक्यूशन और लोगों के जो बिजली की तारों से करंट लगने के वाक़यात हैं और ज़्यादा छतों और दीवारों के गिरने के वाक़यात हैं। इन 47 वाक़यात में हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ कोई आंधी तूफ़ान भी नहीं था, ये नॉर्मल बारिशें थी, इसमें इतना नुकसान हुआ। अब इसके पीछे एक सोशल फैक्टर भी है, इकोनॉमिक्स भी है कि शायद जो प्राइवेट सेक्टर में वो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से भी घरों का, छतों का उस तरह की हालत नहीं होती कि वो ज़्यादा सस्टेन कर सकें इस तरह की बारिश। सर कोई पीडीएमए की हेल्पलाइन भी है जहां पर फौरी तौर पर शहरी राब्ता कर सकते जी बिल्कुल, हमारा 1129 हेल्पलाइन जिसको प्रॉपरली पूरे पंजाब से उसमें एमरजेंसी रिस्पांस को हैंडल किया जाता है। जी 1129 पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आजकल जो मौसम की सूरत हाल चल रही है, कोई ना कोई अगर इशू है तो इसमें आप 1129 पर रब्ता कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं इस तरह के वाक़यात होते हैं, जी नहर में डूब गए, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड है ना, गर्मी है तो चलो जी नहर में नहाने चले जाओ। फिर रावी किनारे बहुत सारे हम देखते हैं ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, वहाँ के इर्द गिर्द के लोग, बच्चे वहाँ पर जो हैं वो बैठे बैठे पता भी नहीं आपको चलता। इसके लिए कोई अलर्ट जारी किया जाता है, इमरजेंसी के लिए आपकी टीमें रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो? जी बिल्कुल, जो ही मॉनसून स्टार्ट होता है और ख़ास तौर पे इस साल भी इसको अभी हमने दोबारा रीट्रेट किया कि जब भी, क्योंकि मॉनसून के साथ ही आपकी जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, इनमें वाटर फ्लोज वो ज़्यादा हो जाएंगे। हमने जितनी भी रिवर क्रॉसिंग्स हैं उन पे, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे ये सॉर्ट ऑफ पत्तन्स वो बने होते हैं जहाँ लोग कश्ती के ज़रिए दरिया को क्रॉस करते हैं, पूरे पंजाब में हमने हर ऐसी क्रॉसिंग के ऊपर लाइफ जैकेट्स रखवाई हुई हैं कि आपने बगैर लाइफ जैकेट्स, क्योंकि आपके को ज़रूर याद होगा लास्ट ईयर जेहलम में एक कश्ती की इसी तरह वो कैप्साइजिंग हुई और उसमें कीमती 6 जानों का नुकसान भी हुआ। तो अब बिल्कुल मैंडेटरी है और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स इसको इंश्योर करवा रहे हैं कि कोई भी रिवर क्रॉसिंग में, बेशक वो प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, कोई भी बोट विदाउट लोगों को, एक तो ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, दूसरा फिर विदाउट लाइफ जैकेट वो आप नहीं बिठाएंगे। और इसी तरह से इस वक्त सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। जितनी भी आपने अभी रिसेंटली देखा सवात का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सानिया हुआ, हमारे पास ऐसे जितने भी स्पॉट्स हैं जिनमें फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है, वहाँ पे बिल्कुल हर तरह की एक्टिविटी और इन चीज़ों को हमने, इसके बाद तो मैं कहूँगी पाबंदी लगा देनी चाहिए ना। आप खुदा न खास्ता किसी हादसे का इंतजार ही क्यों करें, आपके जितने रिस्क फैक्टर हैं आप उस पर वैसे ही पाबंदी लगा दें। अक्सर हम देखते हैं प्रेस रिलीज टाइप जारी कर दी जाती है कि इतनी इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया है, हम यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्यों हम इंतजार करते हैं कि खतरनाक करार देकर अब बारिशें हों तो हम हादसे का इंतजार कर लें, इससे आगे क्यों नहीं जाया जाता? इसमें भी देखें, मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि एक सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर है कि ये जितनी भी, क्योंकि पंजाब का भी ऑलरेडी एक सर्वे हो चुका, अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दोबारा फ्रेश सर्वे की भी हदायत की, तकरीबन 9 से 10 हज़ार पूरे पंजाब में इस तरह की इमारतें हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं और वो लिवेबल नहीं है। कुछ में मॉडिफिकेशंस या उनकी रेक्टिफिकेशंस की ज़रूरत है, मुरम्मत की ज़रूरत है, और कुछ बिल्कुल सिरे से वो लिवेबल नहीं है। लेकिन अब इतने वसी पैमाने पे इन लोगों को शिफ्ट करना ये गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली एक मेजर टास्क है। दूसरा, फिर आप देखें कि मोस्टली जो लोगों ने देहातों में भी कुछ इस तरह का सेटअप बनाया होता है कि जिसकी छत जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, वहाँ बाज़ औक़ात जानवर भी बांधते हैं, खुद भी उसको यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर फिर केसेस इस नौयत के होते हैं। अब एक जो नया फिनोमेना आया वो हमारे सोलर जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका भी आया। आपने देखा जो मई में एक बड़ा हमारे पास विंड स्टॉर्म 24 मई को आया, जिसमें तकरीबन 24 जानों की का ज़या हुआ। उसमें मेजॉरिटी ऑफ दी वो, क्योंकि ज़्यादा थ्रस्ट के साथ एक आंधी और तूफ़ान का सबब था, तो काफ़ी सारी जगहों पे सोलर पैनल्स के जो मुल्हिका स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉपर पायदार ना होने की वजह से। बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, इस पे मैं बात करूंगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब हमें अलर्ट होता है कि इतनी तेज़ आंधी तूफान आ सकता है तो हमें इसके लिए भी कोई ना कोई तो तैयारी करनी है ना। ब्रेक के बाद आके इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपने आंधी का जिक्र किया, बहुत ही वो तूफान स्वेर किस्म का था, उससे पहले अलर्ट तो होगा। सो मुझे लगता है कि हम उस तरह से प्रॉपर सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के हाथ में, तो हम प्रॉपर तरीके से अगर तशहीर कर दें तो नुकसान कुछ कम नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल पर्टिनेंटली ये हाईलाइट किया। लेकिन आप देखें कि जो PDMA का हमारा एनुअल अवेयरनेस कैंपेन होती है, उसमें हम तमाम जो मोड्स ऑफ मीडिया हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल और डिजिटल मीडिया, तमाम को यूज़ करते हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि आजकल TVCs की फॉर्म में तकरीबन हर चैनल पे वो हमारी जो इंतबा का और हमारा एक SOPs का और गाइडलाइंस का वो एक TVCs चल रही हैं। प्रिंट मीडिया में ऑलमोस्ट तमाम नेशनल न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ आ रही है कि जब भी खुदा न खास्ता इस तरह का अलर्ट होता है तो आपने, क्योंकि अलर्ट के बावजूद अगर आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात होते हैं तो वो वाकई अफसोसनाक है कि आप कीमती जानें उसमें ज़ाया हों। और फिर जब आपको गरज चमक के साथ और थंडर स्टॉर्म की प्रेडिक्शन और अलर्ट जारी किया जाता है तो उसके बाद अगर पब्लिक थोड़ा ताउन करे और अनड्यू अपने आप को बाहर एक्सपोज ना करे तो डेफिनेटली इससे काफ़ी सारा जानी नुकसान उससे बचा जा सकता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी अपनी भी होती हैं। अच्छा, मॉनसून के अलावा पूरा साल अब तो हमें लगता ना कि हम एक सीज़न से निकलते हैं तो अगले सीज़न में भी प्रॉब्लम हमारे लिए तैयार होती है। गर्मी है तो वो भी बहुत शिद्दत में आ रही है, सर्दी का दौरानिया कम हुआ तो हमें सर्दी के साथ स्मॉग साथ साथ इशू मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सो किस तरह से आपकी टीम जो है वो तमाम चीज़ों को देखती जी, अब ओवरऑल इस चीज़ को अगर हम क्लाइमेटिक चेंजेस और उसमें देखें तो अब आपके जैसे आपने कहा कि वेदर पैटर्न्स वो बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। ये पहले एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में ऐसा नहीं था कि मई और जून में हमें नहरें बंद करनी पड़े और पानी ना हो। इस दफ़ा हमारे मंगला और तरबेला ने डेड लेवल्स बड़े अनप्रेसिडेंटेडली वो ऑड टाइम में अचीव किए, जिसकी वजह से ज़राअत के लिए मई और जून के महीने में जब ग्लेशियल मेल्टिंग हो रही होती है और पानी की फरावानी होती है, उस वक्त हमारे पास पानी नहीं था। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो, और इसी वजह से पाकिस्तान जो 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एज फार एज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स आर कंसर्न, तो पाकिस्तान उसमें इसका शुमार है। तो इसी वजह से आपने देखा कि अब तकरीबन पिछले 3 सालों से रिपीटेडली ये हो रहा है कि माइल्ड मौसम के बाद अब्रप्ट इंक्रीज ऑफ 7 to 9 डिग्रीज वो होता है, जिस वजह से अचानक हीट वेव जनरेट होती है। और अभी आप हीट वेव को कैटर फॉर कर ही रहे होते हैं तो फिर आपका ये मॉनसून और थंडर स्टॉर्म्स और ये शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फिर जो ही ये इंशाल्लाह सितंबर में खुश उसलूबी से हमारा मॉनसून का अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह ये ख़त्म होगा, तो साथ ही हमें अब नेक्स्ट फिनोमेना शुरू हो जाएगा जब अब स्मॉग और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अब ये परमानेंट फीचर हमारी बन गई है। स्टबल बर्निंग होती है, वहीकुलर एमिशंस होते हैं, इनकी वजह से हमारा उन दिनों में आपको केलम में ही है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है लाहौर में ख़ास तौर पे। तो और साथ ही फिर दिसंबर में आपका विंटर कंटिजेंसी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मरी के इंसिडेंट के बाद अब वो एक प्राइम फोकस है ऑफ PDMA एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो उधर भी हम जो जितने भी टूरिस्ट जाते हैं उनकी फैसिलिटेशन का और ख़ास तौर पे स्नो को प्रॉपरली रिमूव करने का, रस्तों को खोलने का, ये सारा फिर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, रेलेवेंट लाइन डिपार्टमेंट्स को वहाँ से इंश्योर करवाते हैं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं, मैं अभी बल्कि डिस्कस भी कर रही थी कुछ देर पहले कि इस सीज़न में बड़ा देख रहे हैं लोगों ने एक ट्रेंड सा बना लिया क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं मरी, नॉर्दर्न एरियाज़ में। हालांकि मुझे लगता है कि आपको अपनी इस सीज़न में बड़ा लिमिटेड रहना है, इन जगहों पर जाना वाकई ख़तरे से खाली नहीं है। तो कुछ गाइडलाइन लोगों के लिए हैं? जी बिल्कुल, इसमें टूरिस्ट का हमेशा से ये होता है, ख़ासतौर पे पंजाब में तो हमें ज़्यादा मरी का ही है, लेकिन ओवरऑल भी अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जाना है तो आप मौसम की प्रिडिक्शन को ज़रूर देख के चलें कि जिन दिनों में रेन्स प्रॉपरली क्लियरली प्रिडिक्टेड हैं उन दिनों में लैंडस्लाइडिंग के केसेस होंगे ही होंगे। तो अपने आप को तफरीह की बजाय ख़तरे में डालें तो वो शायद कोई इतना एडवाइजेबल नहीं होगा। और मरी के लिए तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द सिस्टम कि जिसमें हम ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक काउंट, ये हर चीज़ PDMA में भी और
मरी और पिंडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रियल टाइम हमारा वो होता है, और जिसमें कोई 2022 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा खास इशू वहाँ पे नहीं होने दिया गया। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं और उन पे किस तरह से काम किया जा रहा है? खुदा ना खास्ता अगर 25% आप कह रहे हैं इतनी या इससे ज़्यादा भी बारिश होती है तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर ऐसे जिसपे आप कहते थे नो कॉम्प्रोमाइज़? जी बिल्कुल, इसमें लास्ट ईयर भी चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारे पास ऑफिस जब तशरीफ लाई और उनका जो मेन एक फोकस था दैट वाज डीसिल्टिंग। वो हमने बिल्कुल उस वक्त भी पंजाब में डीसिल्टिंग कुछ ना कुछ हो रही थी, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ने रिव्यू किया तो उनका ये जो मेन डायरेक्शन आई कि आप डीसिल्टिंग को इंश्योर करें, और यही वजह थी कि लास्ट ईयर आपने देखा कि एक दिन लाहौर में अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई और सिंगल डे 350 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन शाम तक लाइफ वाज बैक टू नॉर्मल। इस साल भी उनकी क्लियर डायरेक्शंस पे मल्टीपल साइकिल्स में ये जितना भी रीजन है खास तौर पे इसमें फोकस किया गया, और बाकी जनरली पूरे पंजाब में डीसिल्टिंग मल्टीपल साइकिल्स में करवाई। जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, जितने भी फ्लैश फ्लडिंग के नालाज हैं, जिसमें नाला लई से लेके आप सियालकोट नारोवाल के बड़े नाले, उसके अलावा जितने भी अब लाहौर की अगर हम बात करें तो जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं और वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, सब की मल्टीपल साइकिल्स में प्रॉपर डीसिल्टिंग हो चुकी हुई है। और यही वजह है कि जिस पे हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि इंशाल्लाह ताला अगर बारिशें ज़्यादा होंगी भी तो हमारा सिस्टम इन पानी को लोगों के लिए कोई जहमत नहीं बनने देगा। बिल्कुल, उम्मीद भी यही की जाती है। बाकी लाहौरियों के लिए अगर कोई गाइडलाइंस हो तो मैं चाहूँगी, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर हम कुछ इलाके तो ऐसे देखते हैं कि हद से ज़्यादा ही वहाँ पर पानी, और फिर निकासी के लिए भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जी, लाहौर की एक अच्छी चीज़ ये भी है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लास्ट ईयर 10 अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेजेस टैंक्स बड़े वो हमारे उन हॉट स्पॉट्स पे बन गए थे कि जो प्रीवियसली एक परमानेंट न्यूसेंस होती थी पब्लिक के लिए। अब 14 मजीद वो अंडरग्राउंड स्टोरेजेस इस 30 जून को कंप्लीट हुए हैं। जो आप कजाफी वाला देखें, आप जितने भी हमारे हॉट स्पॉट्स हैं, नुशेबी इलाके जिनको कहें कि जहां लाहौर में पानी खड़ा होना ही होना है और लोगों के लिए परेशानी बननी है, अब वहाँ पे ये स्टोरेजेस बने। इन स्टोरेजेस की एक और खूबसूरत बात ये कि इनके साथ इनमें रिचार्ज वेल्स की भी ऑप्शन है कि ये ही जो साफ पानी है ये दोबारा नीचे जाएगा और हमारे डेल्टा को दोबारा रिचार्ज भी करेगा। और दूसरा फिर इसका जो एक्सेस वाटर है ये दूसरे पर्पसेस के लिए, जिसमें ग्रीनरी और आपका हॉर्टिकल्चर के लिए ये यूज होगा। तो इनके होते हुए और लाहौर में प्रॉपर अच्छी डीसिल्टिंग के होते हुए बारिश का अब हमें प्रॉपर इस पे एतमाद है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा भी होगी, जिसमें क्लाउड बस्टिंग और पॉइंट रेनफॉल जो क्वांटिटेटिव रेनफॉल ज़्यादा होती है, थोड़े टाइम में ज़्यादा हो, तो उसने फिर भी थोड़ा टाइम लेके उसने हर सूरत पानी ने निकल जाना है। और दूसरा फिर हमने पंजाब में और इन तमाम जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ये इंश्योर करवाया है कि जितने भी डिस्पोजल स्टेशंस हैं इन तमाम के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप हो, ताकि खुदा न खास्ता जब बारिश होती है तो आपकी तमाम मोटर्स, डिस्पोजल स्टेशंस वो प्रॉपरली अपनी फुल कैपेसिटी पे चलें और लोगों के लिए किसी किस्म की परेशानी ना हो। सर, हमने ये भी बड़ा देखा कि कुछ चीज़ें लेस्को के एंड से भी होती हैं जिसमें हम पानी में तारे गिरे हुए देखते हैं तो करंट लगने के वाक़यात होते हैं। सो ये कोऑर्डिनेशन भी बड़ी ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को भी जितना हम कम कर सकें बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। और इसमें जितने भी फेडरल या प्रोविंशियल लाइन डिपार्टमेंट्स हैं इन तमाम के साथ ना सिर्फ पीडीएमए की बल्कि पीडीएमए के सब ऑफिसर्स जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी बड़ी एक रियल टाइम और डायनामिक किस्म की उनकी कोऑर्डिनेशन इनके साथ होती है। और लेकिन अब फिर जैसे शुरू में बात हुई कि जब बहुत ज़्यादा आंधी और तूफ़ान होता है तो उस वक्त फिर जो लेस्को की या बाकी ओवरऑल हम वापडा की बात करें तो इनकी ट्रांसमिशन लाइंस में भी प्रॉब्लम आते हैं। और यही वजह है कि जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन है उसका मेन मोटिव भी है वो यही है कि लोगों को वो तमाम एहतियाती तदाबीर वो प्रॉपरली बताई जाएं कि जिसमें आपने अपने वाटर चैनल्स में या ड्रेनेज में कूड़ा करकट फेंकने से जितना आप करना है, आपने अपनी घरों की छतों को प्रॉपरली साफ़ करवाना है कि वो पानी सारा आपका घर के गिरने का सबब ना बने। आपने जितने भी ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं या कोई इस तरह की जो बारिश के टाइम में गीले हो जाते हैं उनसे बच्चों को दूर रखना है। बच्चों को नशेबी इलाकों में या नहरों वगैरह में नहाने से बचाना है। आसमानी बिजली गिरने की जब
आपको गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है तो आप कोशिश करें कि स्टे इंडोर, ताकि आप इस तरह के किसी भी किस्म के हादसे से बच सकें। तो ये वो एहतियाती तदाबीर हैं कि जिस पे अगर पब्लिक भी अदारों का साथ दे तो हम जानी और माली नुकसान से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है और हर चीज़ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपडेट होती चली जा रही है, तो मुझे लगता है कि अब हमें भी अपने सिस्टम को बहुत बेहतर करना है ना, तो किस तरह से? जी बिल्कुल, फ्यूचर प्लान में जो आप वेस्ट देखें, आप प्रोग्रेसिव वर्ल्ड देखें, तो अर्ली वार्निंग इज द एसेंस ऑफ एनी डिजास्टर मैनेजमेंट। और हमने भी ये मौजूदा गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो अभी एक ख़ास इनिशिएटिव के तहत मेन काम किया वो रिस्क असेसमेंट सर्वे है, जो पंजाब में पहले नहीं था। इस वक्त अर्बन यूनिट के ताउन से वो एक ऑलमोस्ट 500 मिलियन से ये एक रिस्क असेसमेंट सर्वे हो रहा है, जिसमें तमाम हैजर्ड्स वो मैप हो रहे हैं पंजाब में। ये पहली दफ़ा है पंजाब में। और इसके बाद ये होगा कि एटलीस्ट हमें, जैसे हिल टॉरेंट्स पे इशू आता है डीजी खान राजनपुर में, तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड कंप्लीट डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और उस डेटा पे हम रेस्क्यू प्लान कर सकते हैं, इवैक्यूएशन प्लान कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा सानिया हो जाता है तो हम उनकी रिहेबिलिटेशन और रिलीफ और पैकेजेस जो उनको हमने को फाइनेंशियल देने हैं, होप सो कि इसकी जरूरत ही ना पड़े। अल्लाह इंशाल्लाह इससे महफूज रखा। और इसी तरह फिर आउटरीच को बढ़ाने के लिए जो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ थी पंजाब में, ये भी 2016 के बाद पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वो ऑथराइज़ की और अप्रूव की, और अभी रीजनल वेयर हाउसिंग वो बन रही है, जहाँ जो सरगोदा में, राजनपुर, झंग, रावलपिंडी में। और इन रीजनल वेयर हाउसेस के बाद ये तमाम जो प्री पोजिशनिंग होगी ऑफ स्टॉक, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी एरिया में कुछ ऐसा इशू बनता है तो उनकी वहाँ से हैंड होल्डिंग प्रॉपरली और विद इन नो टाइम की जा सकती। हम गुड लक आपको कहना चाहेंगे और दुआ गो हैं कि हालात जो हैं वो बेहतर रहें, किसी को भी किसी तरह का जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। और नो डाउट मॉनसून में अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने एंड से भी होती है, तो हमने उसको भी देखना है। सर थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक। सो शहर में बारिश की प्रेडिक्शन भी है, मौसम भी खुशगवार है और महसूस भी हो रहा है कि बारिश होने वाली है, बट कब होने वाली है ये हम आपको बताएंगे टुडेज वेदर में। सो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है जी महकमा मौसमियात की जानिब से, ये बताने के लिए समरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा बताइए, मॉनसून में बारिशों की प्रेडिक्शन क्या है, आज का मौसम कैसा होगा, इंतज़ार है आज बारिश का क्योंकि मौसम ऐसा बता रहा है। सो आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कीजिए तो सुबह से ही आसमान पर बादलों का बसेरा है, सूरज मियाँ की छुट्टी हुई है, जिसके बायस शहर लाहौर के वासियों को फिल वक्त सूरज की तपिश से भी कुछ हद तक रिलीफ मिला हुआ है। 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। जब हवाएं चलती हैं तो मौसम में कुछ कदरे बेहतरी महसूस की जाती है, लेकिन जैसे ही हवाएं रुकती हैं तो फिर से हबस और घुटन जो है वो शहर लाहौर के वासियों का मुकद्दर बन जाती है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा 32 और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 85% है और महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज दिन भर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली जारी रहेगी और 20% तक बारिश के इम्कानात महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि प्री मानसून बारिशों का नया सिलसिला आज से पाकिस्तान में दाखिल होगा, जो कि कई मुख्तलिफ शहरों में जो है वो बारिश बरसाने का बायस बनेगा, जिसके बायस कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जो है वो गरज चमक के साथ देखने में नजर आएगी। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि तेज हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहने के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं, जिसके बाद शहर लाहौर में बेहतरी, शहर लाहौर के मौसम में बेहतरी नजर आएगी। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो प्री मानसून बारिशों का नया सिलसिला जो है वो दाखिल हो रहा है वो 4 से 5 रोज तक जो है वो शहर में बारिश बरसाने का बायस बनेगा। दौरान बारिश शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक
पोल से वो दूर रहें और साथ ही साथ जो ड्राइविंग है वो सेफ तरीके से करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें और इसी के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिशें होंगी तो ऐसे में जो बिजली भी चमकेगी तो शहर लाहौर के बासी जो हैं वो महफूज मकामात पर रहें और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों के दौरान जो है वो शहर लाहौर में। जी समरा, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर दिया। जी आज है जी 1 जुलाई, जिनकी बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं सदाकत अली, मोहम्मद बिन अली, मोहम्मद शावेज़, अजहर हुसैन अवान, कैसर महमूद और अमजद अहमद। आप लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। सो अगर आपकी कल बर्थडे है, आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाया जाएगा। हमें अपनी पिक्चर्स भेज दें अपने नाम के साथ, स्क्रीन पर नंबर है, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। हम ब्रेक के बाद आएंगे जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, हम अपने बहुत ही ज़बरदस्त मेहमानों को, जिनका टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाना है और वो खुद दिखाते भी हैं, बताते भी हैं जी, और पाकिस्तान का नाम रोशन भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़रूर उनको अप्रिशिएट भी करें और आपसे मिलवाएं भी। कमसिन फुटबॉलर हैं जिन्होंने जी इंटरनेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप में अपनी धूम मचा दी। आपको बताएं कि कम उम्र खिलाड़ियों ने आज़रबाईजान में होने वाली बाकू इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में धूम मचाई और बाकू इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में अंडर 16 टीम ने सिल्वर, जबकि अंडर 12 टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूंगी जी। मुदस्सिर मुख्तार साहब हेड कोच है, मोहम्मद अयान शहजाद नायब कप्तान हैं जी। इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अयान, माशाल्लाह से कामयाबी आपकी। सो किस तरह से तैयारी थी और क्या पुरुम्मीद थे कि जीत आपका मुकद्दर बनेगी? उम्मीद घर से तैयार करके गए थे कि जीतने के लिए जा रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले बुल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मकसद यही था कि जीत के आना है, हार के नहीं आना। एक इंटरनेशनल टूर था, फर्स्ट टाइम था, तो डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडल जीता है। माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। जहां आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके लिए नो डाउट आपको मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। हमारे साथ हेड कोच मौजूद हैं जी, मुदस्सिर साहब। मुदस्सिर साहब, कितना डिफ़िकल्ट मरहला होता है टीम को तैयार करना और इस तरह एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए अपनी कोशिश करना? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक तैयारी की बात करें तो एक बहुत लंबा सफ़र होता है। इट्स नॉट लाइक के सिर्फ इस इवेंट के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। हुएवर कम्स ऑन बोर्ड इन दी एकेडमी, उनको पहले दिन से वो विज़न दिया जाता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप कल को अवेल कर सकते हैं। फिर जो बच्चा जिस तरह से रिस्पॉन्स करता है, फिर उनको उसी तरह से उन प्रोग्राम्स के लिए इन्वॉल्व किया जाता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले बच्चों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट किस तरह से है, फिर वो ट्रेनिंग सेशंस के अंदर रिस्पांस किस तरह से कर रहे हैं। एंड फॉर अस डिसिप्लिन इज़ अबव एवरीथिंग, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट वी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग देम फॉर सच इवेंट्स। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सो टाइम की कमी की वजह से हम गुफ्तगू का सिलसिला नहीं आगे बढ़ा सकेंगे। थैंक यू सो मच। और
आपको गुड लक भी मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू जी। हमें इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।